गेल्या 15 दिवसापासून अतिशय कष्टानं आणि मेहनतीनं एक विचार घेऊन मराठवाडा आणि महाराष्ट्रामध्ये सातत्यानं लोकांच्या संपर्कात राहणारे कॉम्रेड फारुक अहमद, ज्यांच्या टीमने आणि त्यांच्या पुढाकाराने हा तंजीमे इन्साफचा राष्ट्रीय कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहे. फारुक अहमद ही आता एक व्यक्ती राहिलेली नाही, तो एक विचार बनलेला आहे. आणि विचार जेव्हा समाजामध्ये रुजत असतो तेव्हा अनेक असे कार्यकर्ते वैचारिक पातळीवर जोडले जातात. अशाच पद्धतीचा विचार, मनात असलेलं शैल्य, समाजामध्ये काम करत असलेले अनुभव आणि दहशतवादासारख्या गंभीर विषयाच्या संदर्भामध्ये स्वतःचे काय मत असू शकतात, या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं, या सगळ्या अनुषंगाच्या निमित्तानं मी प्रास्ताविक स्वरूपामध्ये व्यक्त करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे मुख्य संयोजक म्हणून आम्ही ज्यांच्याकडे पाहतो ते कॉम्रेड फारुक अहमद यांना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. ऑल इंडिया तंजीमे इंसाफ महाराष्ट्र शाखा के प्रथम अधिवेशन के मौके पर इनेकाद किया गया दहशतगर्दी पर सियासत की आड़ में हो रही बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारियों के मुखालिफ जो एक अवामी तहरीक काम कर रही है, उसी के तहत आज इनेकाद किया गया दहशतवाद पर यह राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए आए अध्यक्ष हमारे नांदेड़ नगरी के महापौर अब्दुल सत्तार साहब. इस प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन जिनके हाथों से रखा गया है वह हमारे रहनुमा, आज मुल्क की सियासत के रहनुमा, राह दिखाने वाले कॉमरेड AB बर्दन जी. स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा पीपल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर के कन्वीनियर और खासदार मोहम्मद अदीब साहब, PCPT की रूह रवां अतुल अंजान साहब, तंजीमे इंसाफ नेशनल कन्वीनियर माजी खासदार अजीज़ पाशा साहब, सिने कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता रज़ा मुराद जी. आज खास इस सम्मेलन को मार्गदर्शन करने आए हुए सभी मान्यवर, सम्मानीय मंच, ऑल इंडिया तंजीमे इंसाफ यह एक नेशनल स्तर पर कार्य कर रही अल्पसंख्यक संगठन है. पूरे देश में 13 रियासतों में तंजीमे इंसाफ सक्रियता से कार्य कर रही है. आज़ादी के बाद 64-65 सालों में इस मुल्क के माइनॉरिटीज की हालत सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ रही है. इस बात को आंकते हुए और सच्चर की रिपोर्ट आने के बाद कि पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज की तरफ देखने का नज़रिया और माइनॉरिटीज का अपना एक आम समझ, ये दोनों में भी जो एक पिछड़ापन पाया गया, जो पीछे हाट पाई गई, इसको दूर करने के लिए शमीम फैजी साहब जो नेशनल सेक्रेटरी है CPI के, उनके गाइडेंस में और लेफ्ट लीडरशिप में चलने वाली यह एक समाजी तंजीम है. साथ ही मैं एक बात साफ करूं कि तंजीम इंसाफ ये CPI का माइनॉरिटी सेल नहीं है कि जिसमें सिर्फ CPI के या लेफ्ट के लोग ही रहें. इसमें हर वो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक विचारधारा को अपनाने वाला किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का, कोई भी भारतीय और कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का घटक इससे जुड़ सकता है. आज हम देखते हैं कि एक मर्यादा लगाई जाती है संगठनों को, न सिर्फ सियासी, न सिर्फ समाजी, अब तो मजहबी भी जो एसोसिएशंस होती है उसको भी एक मियाद, उसको भी एक लिमिटेशन, एक मर्यादा आंकी जाती है. लेकिन तंजीम इंसाफ ने सारे लिमिटेशंस को दूर करते हुए सभी माइनॉरिटीज़ और इंटेलेक्चुअल्स को साथ लेते हुए एक मास मूवमेंट शुरू करने का फैसला किया. पिछले 4 साल से नांदेड़ के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में इसका काम शुरू हुआ है और आज हम लोग नांदेड़ में महाराष्ट्र की पहली कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं.
जब ये कॉन्फ्रेंस लेना है तो फिर हमने सोचा कि भाई सबसे बड़ा मसला आज मुल्क में माइनॉरिटीज के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए क्या है। आज हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से कुछ तहरीकें चालू हुई है जो आरक्षण की बात करती हैं। आरक्षण को ना हमारा विरोध है और ना हम आरक्षण को दोहरी जगह पे रखना चाहते हैं। पिछड़े हुए घटकों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, ये लड़ाई लगातार इंसाफ भी लड़ता आ रहा है। लेकिन आज अचानक ये 2-3 महीनों में ही आरक्षण का मुद्दा एक जिले में नहीं, एक राज्य में नहीं, तो पूरे देश में क्यों शुरू हो रहा है और सत्ताधारी वर्गों के ही रहनुमाई में ये मूवमेंट क्यों शुरू हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान था। आरक्षण तो हम लेके रहेंगे, लेकिन सबसे पहले संरक्षण का क्या। आज एक मुसलमान, आम कार्यकर्ता, आम आदमी अपने आप को महफूज नहीं मानता है। आज एक पढ़ा लिखा नौजवान तालीम के लिए अपना शहर, अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है। उसके वालिदैन नहीं चाहते कि अपना बच्चा अपने से दूर रहे और कहीं पे ग्रेजुएशन करे, कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करे या हायर स्टडीज को जाए, क्योंकि उनके दिल में ये डर है, उनके दिल में ये खौफ है कि अगर किसी दिन मेरे बच्चे को कहीं से अगवा कर लिया जाएगा और हफ्तों बाद, महीनों बाद कहीं तो टीवी पे पढ़ने मिलेगा कि फला फला शहर से फला फला आतंकवादी धरे गए और उन नामों के अंदर कहीं उनके बच्चे का नाम ना आ जाए। ये डर, ये खौफ आज एक आम हिंदुस्तानी में, एक आम मुसलमान में क्यों है? इसके पीछे सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी या जांच एजेंसियों को इल्जाम देने से काम नहीं होगा, तो इसके पीछे हुकूमत की पॉलिसियां और इनकी नीतियां भी जिम्मेदार होती है। कि 2001 में 9/11 का जो हमला दुनिया को दहलाने वाला अमेरिका में हुआ था, मेरी जानकारी के हिसाब से 1 घंटे के अंदर अमेरिकन हुकूमत ने यह अनाउंसमेंट की थी कि इस हमले के पीछे अमेरिका के किसी लोकल माइनॉरिटी का कोई हाथ नहीं है, इसलिए यह सब बाहरी ताकत का हमला है, इसलिए इसके ऊपर कोई गलत बवाल न मचे। लेकिन जबकि हमारे पास में अगर ऐसा कोई हमला होता है तो 1 घंटे के अंदर कोर्ट का ट्रायल भी नहीं होता, उससे ज़्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से मीडिया उछालती है इन बातों को और मीडिया बताती है कि किस तरह से ये हमलावर आए, ये हमलावर कहाँ से आए, हमलावरों ने किस तरह से ब्लास्ट कर दिया और हमलावर कहाँ पे चले गए। इतनी तफसील बातें मीडिया हमारे पास बताती है, प्रोपोगेट करती है, जिससे हमारे समाज की जो मानसिकता होती है वो दूषित होती है और उससे वो प्रभावित होती है। आज मीडिया के बारे में जब इस बात को लेकर बवाल मचता है, पकड़े जाते हैं तो बवाल मचता है, लेकिन जब 10 साल, 12 साल और 15 साल के बाद वही नौजवान बेकसूर छोड़ दिए जाते हैं, तब ये मीडिया चुप होता है, तब ये मीडिया इसके ऊपर बवाल नहीं करता। यही बात जब 2012 के सितंबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी के एक मामले को लेकर अशरफ खान और उनके 10 साथियों को लेकर एक फैसला सुनाया, तब अदालत ने कहा कि अगर इस मुल्क की डेमोक्रेसी को साबित रखना है तो माइनॉरिटीज को टारगेट करना बंद करो। और ये पूरी तरह से माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट के बिना पे जितने मामले बन रहे हैं, ये सब मामले देश के सिर्फ मुसलमानों के नहीं, तो इस देश की जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बरदम साहब और अदीब साहब ने, अतुल अंजान साहब ने आगे बढ़कर एक मीटिंग कॉल की जिसमें सभी पार्टियों के जिम्मेदारों को बुलाया और वहां से तहरीक चालू हुई पीसीपीटी। हमने सोचा कि जब हम अपना पहला अधिवेशन लेने जा रहे हैं तो आज हम सबसे पहले उस मसले के अंदर हाथ डालें जो मसला आज मुल्क के मुसलमानों के लिए ही नहीं तो इस मुल्क के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। ऐसे एक मसले के लिए यहाँ पर आज हमने ये पहले कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। साथियों, आज की ये कॉन्फ्रेंस बेहद संजीदगी वाले इस इशू के ऊपर रखी गई है और ये संजीदा इशू को हमको संजीदगी से हैंडल करना है। पिछले कुछ दिनों में एटीएस के साथ में इंटरैक्शन का एक नया सिलसिला महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। 5 जनवरी को एटीएस की और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की एक मीटिंग अरेंज की गई थी जो मुंबई में इनेकाद की गई थी और उसमें एटीएस के चीफ राकेश मारिया जी भी थे। नांदेड़ के जो 5 जिम्मेदार गए थे, एडवोकेट एमजेड सिद्दीकी साहब, शफी अहमद कुरैशी साहब, हाशमी सर, मौलाना मुफ्ती खालिद शाकिर साहब, उनके साथ में मुझे भी जाने का मौका मिला। जब हमने वहाँ की मीटिंग अटेंड की तो वहाँ पर उन्होंने बताया, जब बहुत प्रेशर में लाकर जब हम लोगों ने कुछ सवाल उठाए सभी ने वहाँ पर, तो तब एटीएस चीफ ने कहा कि हाँ, एटीएस से भी गलतियाँ हुई है, पुलिस से भी गलतियाँ हुई है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में बिना सबूत के हमने काम नहीं किया। उसके बाद में एक बार मीडिया के जरिए
इस प्रदेश के गृह मंत्री आर पाटिल जी से सवाल पूछने का मुझे मौका मिला, तब भी मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई कहीं पे भी बम ब्लास्ट होता है तो आप माइनॉरिटी के बच्चों को उठा के जेलों में डाल देते हो, आखिर ये मुसलमानों से नफरत है या आपकी पॉलिसी ही ऐसी है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर किसी को बिना सबूत के उठाया गया होगा तो आप हमारे पास आके कांटेक्ट कीजिए, हम उसमें दखल देंगे, लेकिन बिना सबूत के हम उठाते नहीं हैं। अगर ये इंटरैक्शन आमने सामने होता तो शायद हमको प्रति प्रश्न उपस्थित करने का मौका मिलता, लेकिन ये प्रश्न जो था मीडिया के माध्यम से था। लेकिन ये प्रश्न आज मैं आप लोगों के सामने इस मंच के ऊपर से आर पाटिल जी को पूछना चाहता हूं कि किस सबूत की बात करते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं कौन से आधार की बात करते हैं आप? क्योंकि जिस दिन पूर्णा, नांदेड़ और परभनी में बम ब्लास्ट हुए थे, सबसे पहले इंक्वायरी के लिए बुलाए गए और अरेस्ट किए हुए अगर कोई नौजवान होंगे तो वो मुसलमान थे, उसका क्या सबूत था? मालेगांव के 2006 और 2008 में जब बम ब्लास्ट हुए थे, सबसे पहले मुसलमानों के नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया गया, तफ्तीश की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सबूत बताए गए, बताया गया फला साहब ने सिम कार्ड खरीदा, फला साहब ने साइकिल खरीदी, कौन से स्टोर से खरीदी, क्या खरीदा, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटीएस ने बताया और इन सबूतों के आधार पर उनको जेलों में डाल दिया गया। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है हैदराबाद के, तो वहां पर भी तफ्तीश होती है, सबूत मिलते हैं और वहां के नौजवानों को भी जेल में डाल दिया जाता है। यही सिलसिला अजमेर शरीफ में भी जब बम ब्लास्ट होता है, समझौता एक्सप्रेस में होता है, तब भी उनको सबूत मिलते हैं, नौजवानों को जेलों में डालते हैं। लेकिन जब एक बहादुर ऑफिसर, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का ही नहीं, हिंदुस्तान के हर पुलिस ऑफिसर जिस ऑफिसर को अपना आदर्श मान के काम करे, वो बहादुर शहीद हेमंत करकरे ने जब मालेगांव के अंदर तफ्तीश शुरू की, उस तफ्तीश के अंदर उन्होंने पर्दा हटाया और कई पर्दे हटाए, तब सामने आए कुछ नए चेहरे। जब वो नए चेहरे सामने आते हैं, जब असीम आनंद कबूली बयान दे देता है, तब कुछ और नई बातें सामने आती है और तब फिर बोला जाता है कि भाई इन्होंने नहीं, इन्होंने किया, उन्होंने किया। तो फिर अब जिनको आपने इतने महीनों से, सालों से जेलों में डाल के रखा था, उनके खिलाफ जो सबूत आपके पास थे, वो सबूत आए कहां से थे? वो भी तो बिना सबूत के आपने उठाए नहीं उन लोगों को, वो सबूत कहां से आए थे? हम ये कहना चाहते हैं पुलिस को, हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि इनकी जो काम करने के तरीके हैं, पद्धति है, इसको बदलने की जरूरत है। और कभी भी अगर कोई घटना घटती है तो उसको किसी पूर्वाग्रह से एक दिशा में नहीं तो बहु दिशाओं की तरफ इसकी जांच होनी चाहिए। और इस मुल्क के अंदर बम ब्लास्ट की जैसी अगर कोई गलत काम करता है तो वो चाहे किसी भी धर्म और मजहब का हो, लेकिन जो असली मुजरिम है उसकी तह तक पुलिस ने, एटीएस ने जाना चाहिए और उसकी जड़ों से उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीडिया की दबाव में बेकसूर नौजवानों के गले तक, कॉलर तक, दामन तक उनका हाथ नहीं आना चाहिए। उसके लिए यह अवामी तहरीक है और वही अवामी तहरीक की पहल आज ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम नांदेड़ और महाराष्ट्र में कर रहे हैं। मित्रों, गेल्या काही क्षणापासून आपण या कार्यक्रमामध्ये अतिशय गंभीरतेने विचार ऐकत आहोत। हे राष्ट्रीय अधिवेशन याचं उद्घाटन राहिलेलं आहे। नेहमी आपण असं पाहत असतो की दीप प्रज्वलित करणे, प्रतिमांना अभिवादन करणे आणि उद्घाटन करणे, पण हे एक सामाजिक उपक्रम, विचाराचा उपक्रम आणि म्हणून या ठिकाणी एक वेगळ्या पद्धतीचं उद्घाटन आम्ही ठेवलेलं आहे। आपल्या समोर विविध रंगांच्या काही कापडी दोऱ्या आम्ही सोडलेल्या आहेत, त्या अनेक रंगांच्या आहेत। त्यांचा रंग जरी वेगळा असला तरी मानवतेचा रंग अंतरंगामध्ये असला पाहिजे आणि त्या अंतरंगांची गाठ धर्म आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन बांधली पाहिजे, असा आमचा मनोदय आहे। आणि म्हणून त्यासाठीच अशा विविध रंगांच्या या दोऱ्यांची एक गाठ कॉम्रेड ए.बी. वर्धन या ठिकाणी बांधणार आहेत। माणूस पण याच्या पलीकडे जाऊन जो मानवतेचा मोठा विचार आहे, रंगांच्याही पलीकडचा विचार आहे, तो सगळ्यांच्या अंतरंगामध्ये, विशेषतः नांदेडकरांच्या अंतरंगामध्ये एका गाठीच्या स्वरूपामध्ये बांधण्यासाठी मी ज्येष्ठ नेते कॉम्रेड ए.बी. वर्धन यांना विनंती करतो की आपण या सर्व दोऱ्यांची एक गाठ बांधून या अधिवेशनाचं उद्घाटन करावं। मी सर्व मान्यवरांना, या कार्यक्रमाचे स्वागत अध्यक्ष ॲडव्होकेट संजय रुईकर, मुख्य संयोजक कॉम्रेड फारुक अहमद आणि
सिनेकलावंत माननीय रजा मुराद जी, ज्येष्ठ विधितज्ञ माननीय अब्बास काजमीचं उद्घाटन या ठिकाणी होत आहे. सर्व मान्यवरांचे, कॉम्रेड ए.बी. वर्धन यांचे तंजीमे इन्साफच्या वतीने या ठिकाणी मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर हमारे रहनुमा, इस मुल्क की सियासत के रहनुमा कॉमरेड ए.बी. वर्धन साहब को माइक पे बुलाने से पहले उनकी शख्सियत और उनके लिए आप तमाम लोगों की तरफ से मैं चंद लाइनें कहते हुए उनको यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ. अगर है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पर दुनिया से जंग जारी है. ये खतरा होकर भी तूफान से जंग लेता है, उसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है. दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत. ये एक चराग ही कई आंधियों पे भारी है, ये एक चराग ही कई आंधियों पे भारी है. इस शेर के साथ मैं हमारे रहनुमा कॉमरेड ए.बी. वर्धन से गुजारिश करता हूं कि वे आए और अपने कलामात पेश करें, अपना मार्गदर्शन, आपका गाइडेंस हमें दें. आज के इस सम्मेलन के सदर साहब, नांदेड़ शहर के जनाब महापौर साहब, यहाँ स्टेज पे तमाम जो हमारे बुजुर्ग नेता सब बैठे हुए हैं, एक एक का नाम मैं नहीं इसलिए लेना चाहता, कहीं मुझसे ये गलती ना हो कि किसी का नाम भूल जाऊं, बदतमीजी दिखाई देगी. इसलिए मैं सबको अपना सलाम कहते हुए आपके सामने दो शब्द कहना चाहता हूं. बिल्कुल शुरू से हम एक बात समझते आए हैं कि हमारा ये मुल्क बहुभाषिक, बहुधर्म, बहुमजहब, इन सब का बना हुआ है. ये हमारी विशेषता थी. यही विशेषता के मारे भारत का नाम रहा है. मुझे याद है कि रविन्द्रनाथ टैगोर इस बात को बहुत महत्व देते थे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नाना जाति, नाना धर्म, इस सब को लेकर के बना हुआ है ये भारत महान. इस तरह से वो कहा करते थे. अफसोस की बात ये है कि आज जो लोग तख्त पर बैठे हुए हैं, ताज पहने हुए हैं, मालूम होता है कि इस बात को वो भूल गए हैं. इस मुल्क की आज़ादी क्या अकेले हिंदुओं ने लड़ी है? जितने हिंदुओं की कुर्बानी है उससे कहीं कम मुसलमानों की कुर्बानी नहीं है. मैं एक एक नाम लेकर अपनी तकरीर यहाँ पर बढ़ाना नहीं चाहता हूँ. हम आज़ाद हुए सब लोगों की कोशिश से, सबकी लड़ाई से. ये अलग बात है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमें एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी. मुल्क का तकसीम हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, वो बात लेकिन बन चुकी है. अब वो दो मुल्क हैं और अब हमारे सामने जो काम है वो ये कि इन दो मुल्कों के बीच अमन कैसे कायम रहे, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर किस तरह हम अपने मसाइल जो हमारे सामने और उनके सामने हैं इनको हम हल कर सके. जितने मसाइल आज भारत के सामने हैं उससे कहीं कम पाकिस्तान के सामने नहीं है. खुशी की बात है कि नया नया जो भी पाकिस्तान में मंत्रिमंडल बना है, नई सरकार आई है, उन्हें पहले ही हाथ बढ़ा करके ये कहा कि वो दोस्ती का रिश्ता चाहते हैं और कुछ पुरानी बातों को भूल जाना चाहते हैं. बड़ी खुशी की बात है. सबको भूलना चाहिए कई पुरानी बातों को.
और एक साथ मिल करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आप तमाम लोगों की ओर से पाकिस्तान में चुनी हुई इस नई सरकार को बधाई देना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि दोस्ती का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। मैं और ये कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद इस मुल्क की रक्षा के लिए, इसके आज़ादी की रक्षा के लिए जितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, उसमें भी तमाम लोगों ने हाथ बटाया है। मैं ब्रिगेडियर उस्मान या वो जो खेमकरन में हमारे बहादुर योद्धा थे, कुर्बान हो गए, जो जिन्होंने कई टैंकों को रास्ता दिखा दिया, उन सब का नाम लेकर आपका और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। इसी तरह मैं कहता हूं, आज हमारे मुल्क में तहजीब, शिक्षा, ये सब क्षेत्र में, ये सब महकमे में किसका किसका योगदान है अगर हम पूछें तो हम देखते हैं फिल्मों में, गानों में, नाटकों में, साहित्य में, सब क्षेत्र में जितना कोई हिंदुओं का उतने ही मुसलमानों का। मैं तो ये कहता हूं, मैं इस आंख मूंदने के बाद जब हिंदुस्तान का एक नक्शा देखता हूं तो मेरे आंखों के सामने जैसे हिंदू लड़के खड़े होते हैं वैसे ही मुसलमान लड़के भी खड़े होते हैं। ये सब बातों को भुलाकर आज एक नई बात कुछ 8-10 साल से होने लगी है। एक पॉलिटिक्स ऑफ टेरर हमारे यहाँ पर नया दिखाई देने लगा है। दुनिया के कई मुल्कों के अंदर में भी आतंकवाद, दहशतगर्दी, टेरर अलग अलग तरीके से दिखाई दिया। उसकी जड़ें क्या है, क्यों ये टेरर पनप रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इन तमाम बातों का जिक्र, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा बेशक आपके सामने जो हमारे यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे उसके ऊपर वो रोशनी डालेंगे ही। इसलिए मैं पहले से ही उन तमाम बातों का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करता। सबको मालूम है कि टेरर की जड़ें क्या है और जैसे जैसे उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफा जैसी कोशिश हो रही है, उससे वो बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के अंदर में टेरर हुआ, अमेरिका के 2 टावर गिरा दिए गए, वहाँ से इसकी शुरुआत नहीं है, उसके पहले से भी शुरुआत हुई है, लेकिन उसने मामला को बढ़ाया। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाम से जिन्होंने आज के अमेरिकी साम्राज्यवादी मुल्क की तमाम आइडियोलॉजी का जिक्र किया है, उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से इस तरह से बातें की मानो पुराने ज़माने में हम एक लड़ाई, क्रूसेड की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तकलीफ ये है, कुछ हमारे दूसरे साथियों ने भी ये समझा कि अगर वो क्रूसेड कर रहे हैं तो हमारा भी काम है कि कोई नया सलादीन हम पैदा करें। मैं ये कहता हूँ कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात आज के ज़माने में करना यानी लोगों को लोगों से लड़ा देना है, आपस में लोगों की टकराहट करनी है, सिविल वॉर की एक हालत पैदा करनी है। इसी कोशिश में बात चल रही है। आज वो सब चीज़ों का थोड़ा बहुत जायज़ा लेना ज़रूरी है हर एक के लिए। मैं आपका ध्यान, तवज्जो उस ओर खींचना चाहता हूँ, मगर यहाँ एक बात कहूँगा कि पॉलिटिक्स ऑफ टेरर इस मुल्क में जो चालू हुआ, उसने एक टारगेट बना लिया है। बिल्कुल सही फरमाया हमारे फारूक भाई ने। कहीं कोई बम फूटा, कहीं कोई धमाका हुआ, कहीं किसी तरह का कोई ब्लास्ट या टेरर रेड हुआ कि झट एक दिन के अंदर में हम ये सुनते हैं कि वो मुजाहिदीन ने किया है। पूरा नाम क्या है मुजाहिदीन का? इंडियन मुजाहिदीन। अब ये 2 नाम, ये 2 लफ्ज़ का क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम। ये इंडियन मुजाहिदीन है कहाँ भाई?
कहाँ इसका पता कहाँ, कौन इसका लीडर है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन इसके मेंबर हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मैं कहता हूं सरकार के दफ्तर में भी कोई इंडियन मुजाहिदीन है ही नहीं। ये एक नाम है जिसके नाम के हवाला देकर नौजवानों को पकड़ा जाता है, नौजवानों को पकड़कर उनका टॉर्चर किया जाता है, जेल के अंदर में बरसों तक उनको बंद रखा जाता है। मैं इस मुहिम को जब से मोहम्मद अदीब साहब ने शुरू किया है तब से इसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे सम्मेलनों में, जलसों में ऐसे ऐसे नमूने आए हैं जो 10-10 साल, 12-12 साल, 14 साल जेल के अंदर में पड़े रहे। ये कहा गया उन दिनों में कि ये इंडियन मुजाहिदीन के हिस्सेदार है। ये कहा गया कि ये जिम्मेदार हैं फलाने ब्लास्ट के लिए, फलाने टेरर रेड के लिए, यहाँ का वहाँ का, जगह जगह का। कहीं कभी कुछ हुआ कि सबसे पहले ही पुलिस जाकर मुस्लिम बस्ती में, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ खोजना शुरू करती है, पकड़ करके ले आती है 10-15 को, 20 को, 25 को। जाहिर कर दिया जाता है कि मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। एक मास्टरमाइंड को पकड़ने के बाद 10 दिन बाद मालूम पड़ता है कि एक और मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। और इनमें कितने मास्टरमाइंड रहते हैं। ये सब एक बनी हुई मनगढ़ंत कहानी ऐसी है, लंबी कहानी, जो अली बाबा, 40 चोर और अरेबियन नाइट्स के 1001 वो तमाम कहानियाँ जैसा है, जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली है और कभी नहीं कहीं उसकी इंतहाई है। इस तरह का दहशत इस मुल्क के अंदर में चल रहा है। आज न जाने कितने लोग, कितने हमारे मुसलमान भाई जेलों के अंदर में बंद पड़े हुए हैं। मैं कहता हूं, अगर टेरर है, रेड्स हैं, असम में है, नॉर्थ ईस्ट में है, वहां कौन मुसलमान जिम्मेदार है? अगर मणिपुर में टेरर है, इंसर्जेंसी है, अगर नॉर्थ ईस्ट के और दूसरे मुल्कों के अंदर में, सूबों में कहीं पर और रेड्स हो रहे हैं, मारकाट हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है उनके लिए? असम के अंदर में चल रहा था, कौन जिम्मेदार था उसके लिए? हर बात के लिए जिम्मेदार समझना क्या मतलब है? मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दिन कहा था, बड़ी मेहरबानी से, बड़े लिबरल होकर के उन्होंने फरमाया, सब मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। कितना अच्छा लगा सुनने के लिए, इतना हिस्सा मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, मगर सब टेररिस्ट मुसलमान है, ये कह दिया उन्होंने। बस ये कहने की देरी थी कि जस्टिफिकेशन हो गया पुलिस के लिए। जब सब टेररिस्ट मुसलमान हैं तो टेरर कहीं भी हो रहा है, मुसलमानों के जरिए ही हो रहा होगा। तो जाओ, ढूंढो और पता चलाओ और मुसलमानों को पकड़ के लाओ। किनको लाना? आजकल उन्हें दिखाई देता है टेररिस्ट पढ़े लिखे लोगों के अंदर में। टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा है आजकल टेरर रेड्स में। तो ये टेक्नोलॉजी, इतनी सारी बातें कौन कह सकता है? एक दकियानूस आदमी, अनपढ़ आदमी, वो तो ये सब फिट नहीं कर सकता, वो तो बम तैयार नहीं कर सकता, वो तो टाइमर तैयार नहीं कर सकता, वो तो रिमोट कंट्रोल से फायर नहीं कर सकता। तो पढ़े लिखे ही करना चाहिए। लिहाजा इंजीनियरों को पकड़ो, डॉक्टरों को पकड़ो, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स इसके पढ़ते हैं, तालिब इल्म हैं, उनको पकड़ो। ऐसे ऐसे नौजवानों को पकड़ करके जेल के अंदर में ले गए और उनसे कबुलवाए कई चीज़ें टॉर्चर के जरिए, और कबुलवाने के बाद फिर कहा उन्होंने कबूल कर लिया है। और कोर्ट में जब गया तो मालूम पड़ा कि वो कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस खड़ा नहीं हुआ। हिंदुस्तान की जुडिशियरी भी अपनी रफ्तार से काम करती है, इसलिए कई फैसले जो 1 साल में ख़त्म होने चाहिए थे, वो फैसले 8 साल 10 साल के बाद हम सुनते हैं कि कोई सबूत है ही नहीं, छोड़ दिया गया। मैं कहता हूं, तुम 10 साल के बाद जिस नौजवान को छोड़ देते हो, उसकी जवानी तो पूरी चली गई, उसकी ज़िंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया।
तुम उस जिंदगी को वापस ले आ सकते हो? तुम उसके बीते हुए 10 साल को फिर से उसको भेंट दे सकते हो? उसके खुशी के दिन, उसके जो कामकाज करने के दिन थे, उसके जो खेल कूद करने के दिन थे, उनको तुम लौटा सकते हो? नहीं, तुम नहीं लौटा सकते। तुम में वो ताकत नहीं है और आज भी नहीं है। जितने लोगों को छोड़ा वो छूट गए, उनकी इज्जत तो तुमने बख्शी नहीं, उनके ऊपर दाग लगा हुआ है, कोर्ट से छूट गए होंगे, लेकिन जब अखबारों में कई साल तक उनके बारे में कि वो टेररिस्ट हैं, पकड़े गए हैं, ये तुम प्रचार करते रहे, बदनाम हुए वो सारे। तमाम मोहल्ले वाले भी उनसे ज़रा दूर दूर को छटके रहने लगे, कुछ बदनामी के डर से, कुछ इस डर से कि कहीं हमको भी ना पकड़ ले, दूर रहना ही बेहतर है, ऐसे समझ करके उनसे दूर रहते रहे। समाज से वो कट गए, जिंदगी से वो कट गए। इसका क्या मुआविजा है? क्या मुआविजा तुम दे सकते हो इसका? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं उस लड़के का नाम अभी याद तो नहीं कर पा रहा हूँ, बुढ़ापे का असर है मुझ पर भी, पर मैं कह रहा हूँ कि मैंने वो लड़के को देखा, अदीब साहब के ये एक रैली में देखा मैंने कि जो करीब 12-13 साल जेल में रहने के बाद छूट करके आया, आज पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा लड़का, नौजवान लड़का, लेकिन उसका जीवन बीत गया। अब वो नौकरी भी नहीं ढूंढ सकता। जहां कहीं भी वो नौकरी ढूंढने जाएगा, ये तो नहीं सबूत दे सकता है कि मैं बेदाग छूट गया हूं। ये उसके माथे पर लिखा हुआ रहेगा, पेशानी पर, कि वो पकड़ा गया था रेड पर। तो इसलिए ये जो मामला किया वो क्या है? एक से एक दमन के कानून तुमने इसी बहाने किया है। दो चीज आज सरकार के हाथ में खेल रही है, एक टेरर और दूसरा जिसको कभी कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि टेरर से भी खतरनाक, माओवादियों का हमला। माओवादियों का और टेरर का, ये दोनों नाम लेकर ऐसे ऐसे कानून बनाए गए कि जो कानून काले कानून से भी कितने गहरे काले हो सकते हैं, इसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। हम समझते थे कि पोटा कानून काला कानून है, हम समझते थे कि टाडा कानून ये भी एक काला कानून है, लेकिन टाडा पोटा एक तरफ रह गया, एक नया कानून और बन गया। आज से 4-6 महीने पहले पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर में, कोई चर्चा नहीं, किसी को मालूम नहीं, छिपे छिपे पास हो गया। कई लोगों को मालूम तक नहीं कि वो कानून पास हुआ है। वो कानून ऐसा कि अगर पुलिस ने एक बार पकड़ा, 2 दिन के लिए भी अगर एक बार पकड़ा तुमको, तुम हमेशा के लिए जेल में हो, छूटने का नाम नहीं है। जब उनकी मर्जी आएगी, जब कभी उनकी नींद खुलेगी, कुंभकर्ण की नींद जब खुल जाएगी, तब शायद रिहा हो जाओ, इत्तिफाकन तुम रिहा हो जाओ, तुमको भी नहीं मालूम क्यों रिहा हुए। इस किस्म से चलेगा। और जो लोग समझते थे कि टाडा गया, पोटा गया, अब कम से कम ठंडी सांस हम ले सकते हैं, वो देख रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, उससे भी खतरनाक कानून हमारे मुल्क के अंदर में पास हो गया है। तो एक पॉलिटिक्स ऑफ टेरर बन गया है। यही आज राजनीति है, यही सियासत है। और इस सियासत के चलते तमाम जितने जमहूरी आपके अधिकार हैं, आपके राइट्स हैं, वो सब राइट्स दरकिनार हो गए, कहीं उसका कोई अता पता नहीं है। दिन ब दिन लोगों के डेमोक्रेटिक अधिकार जो हैं वो छीने जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, ये सिर्फ अटैक, ये जो हमला है केवल मुसलमानों पर नहीं, मुसलमानों पर तो है ही, और इसलिए जाहिर है कि हमको आपको मिल करके लड़ना पड़ेगा। लेकिन जो गैर मुसलमान भाई है इस मुल्क के अंदर के मैं उनको कहना चाहता हूं, ये ना समझिए कि ये हमला सिर्फ मुसलमानों पर है, हमला पूरे मुल्क पर है, पूरी मुल्क की जमहूरियत पर है और मुल्क के तमाम डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर है। इस बात को आप ध्यान रखना। मुझे याद है जर्मनी में फैशिज्म किस तरह आया था, हिटलर शाही जर्मनी में किस तरह आया। एक पादरी, बहुत अच्छा उन्होंने उसके बारे में एक कविता लिखी,
मोटी बात ये थी कि पहले वो आए और पहले उन्होंने जो हमला किया वो यहूदियों पर किया। मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा। यहूदी मरते गए, मैं खामोश रहा। दूसरा हमला उन्होंने कम्युनिस्टों पर किया, मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। मरे कम्युनिस्ट, मुझे क्या लेना देना। तीसरा हमला उन्होंने रोमन कैथलिक्स पर किया, मैं खामोश रहा, क्योंकि जर्मनी में रोमन कैथलिक है नहीं, बहुत थोड़े। मैं रोमन कैथलिक नहीं हूं, मैं खामोश रहा। चौथी दफा जब वो आए तो मेरे लिए आए और तब मामला ही खत्म हो गया, कोई बात बाकी नहीं रही। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, है देशवासियों, जागो। मैं अपने सामने देख रहा हूं हमारे कई मुसलमान भाई यहां पर बैठे हुए हैं, मगर गैर मुसलमान भाई भी यहां है, काफी है। मैं उन गैर मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये किस्सा, ये दुख दर्द की कहानी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, आपकी भी है। अगर आप समझ रहे हो कि उन पर बीत रही है, वो जाने, वो लड़े, वो चिल्लाए, वो रोए, तो आप गलती करोगे। आज वो शिकार है, कल तुम शिकार हो जाओगे, कल तुम शिकार हो जाओगे, और तब तुम्हारे लिए रोने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। यह बात याद रखना। इसलिए इस लड़ाई में सबको शिरकत करना है। हमने शिरकत क्यों की? मैं कम्युनिस्ट हूं, पैदा एक हिंदू घर में हुआ था, हिंदू लेकिन तब भी नहीं था, और ना अब भी हिंदू हूं वैसे, वो अलग बात है मेरी। मैं किसी मजहब को मानूं या ना मानूं, लेकिन मैं हर मजहब के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं जाता नहीं किसी मस्जिद में मत्था टेकने, नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं। मैं जाता नहीं किसी मंदिर में घंटा बजा करके प्रसाद लेने के लिए, इसलिए कि मैं हिंदू भी नहीं हूं। मैं जाता नहीं किसी गिरजाघर में दुजानू होने के लिए, क्योंकि मैं ईसाई नहीं हूं और न मैं साइन ऑफ द क्रॉस करना चाहता हूं, ये मैं नहीं हूं। लेकिन मैं मुसलमान जो मस्जिद में जाता है, हिंदू जो मंदिर में जाता है, ईसाई जो गिरजाघर में जाता है, उसके सबके अधिकार के लिए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सबके रक्षा के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। यह मैं कहना चाहता हूं। मैं किसी का नहीं, मगर मैं सबका हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब उस पर हमला तो मुझ पर भी हमला है, और मैं जानता हूं कि आज उस पर है, कल मुझ पर वो होने वाला है। ये बात ध्यान में रख करके पॉलिटिक्स ऑफ टेरर जो है उसके अगेंस्ट में लड़ना चाहिए। ये ना समझो कि सिर्फ लड़ाई मुसलमानों की है। मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस बारे में, इस लड़ाई में पूरी तरह शरीक ही नहीं, पूरी तरह आपका साथ देने के लिए, कंधे से कंधा भिड़ाकर जितना करना है वो सब करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी ये मांग है कि जितने वो कानून, कि जिन कानून के चलते पुलिस को हक दिया गया है, किसको चाहे वो गिरफ्तार करे और किसको चाहे वो जेल के अंदर में ठूंस दे, और पुलिस के पास उनको ऊपर कितना भी अत्याचार करना हो वो अत्याचार करे, जुल्म जफा करते रहे, वो सब के खिलाफ मैं आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। मैं इस बात के लिए लड़ने को तैयार हूँ, और मेरे साथ मेरे जितने साथी हैं, मेरे जितने सहयोगी हैं, मेरी पार्टी है, और मेरे साथ देने वाले इस पार्टी के जितने और जमहूरी ताकतें हैं, उन सब की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं, और हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर ब्लास्ट हुआ, कहीं टेरर का रेड हुआ, जो गुनहगार है उनको पकड़ो, पहले सबूत ढूंढो, सबूत ढूंढ करके उनको पकड़ो जो गुनहगार है। और अगर तुम्हारे पास 3 महीने के अंदर में कोई सबूत नहीं पाया गया, ढूंढ करके भी, तो छोड़ो उनको, पहले बेल उनको दो। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सबूत है तो पेश करो कोर्ट अदालत में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश करो, जल्द से जल्द उसका फैसला हो, साल भर के अंदर में लगे तो उसका फैसला हो, और फैसला हो करके जो सजा देना है, कानून में जो सजा लिखा है वो सजा दो। लेकिन अगर साल भर के अंदर में कोई उनके खिलाफ कोई सबूत पाया नहीं गया,
बिल्कुल उनको बेदाग छोड़ो, और जितनों को छोड़ोगे उनको कंपनसेशन दो। मैं कहना चाहता हूं, उनके गए गुजरे दिनों के लिए उनको कंपनसेट करना चाहिए। जितना नुकसान हुआ वो भरपाई आपको करना होगा। और इतना ही नहीं, करने के साथ साथ जिनकी नौकरी चली गई इस वजह से कि आपने उनको उनके ऊपर कोई एक टीका लगाया था, उनकी नौकरी फिर से उनको मिले, उनके परिवार के लड़कों को नौकरी मिले, ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए। इसके लिए लड़ना है। यही कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन जो है, ये कैंपेन अगेंस्ट टेरर जो है, पॉलिटिक्स ऑफ टेरर, ये इसका कहना है। मेरे से ज़्यादा इन तमाम बातों पर मोहम्मद अदीब साहब कह सकेंगे, और यहाँ बैठे हुए तमाम जितने लोग हैं मेरे से ज़्यादा जानकार हैं इन मामलों में। मैं अर्ज़ करूँगा कि वो आपके सामने आकर के बोले। मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। मैं आपके सामने इतना ही कह करके मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। पीपल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर, इस कैंपेनिंग की जो कन्वीनरशिप कर रहे हैं राज्यसभा के सदस्य, इंडिपेंडेंट एमपी हैं, सभी सेक्युलर पार्टियों से करीबी के ताल्लुकात हैं। कांग्रेस, समाजवादी, इनसे भी दोस्ताने भरे ताल्लुकात रह चुके हैं। लेकिन एक सेक्युलर मूवमेंट के अपने आप को कमिट करते हुए खासदार मोहम्मद अदीब साहब ने अपने सियासी सफ़र को अब मुसलमानों पे हो रही ज़्यादतियों के, या जो इनोसेंट यूथ है, जो बेकसूर नौजवान हैं, उन पे हो रही ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ इस जंग में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया है। और पिछले 1 साल से अदीब साहब इस मूवमेंट में अतुल अंजन साहब के साथ दोनों मिलकर इस मूवमेंट को ताकत देने का काम कर रहे हैं। खासदार मोहम्मद अदीब साहब को मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालों का इजहार करें। मोहम्मद अदीब साहब। इंसाफ ऐसे में जब हुकूमतें नाकारा हो जाएं, जब पुलिस वहशी बन जाए, अदालतें फैसला देने से डरें, और जब ऐसी फोर्सेस खड़ी हो जाएं कि जो भय का माहौल पैदा करें, जहां 60-20 करोड़ एक कौम खौफ हिरास में रहे, और जहां ऐसे लोग हुकूमत करने के लिए आए जो जेलों से छोड़े गए हैं, बेल पर हैं, वो हुकूमत करने का ख्वाब देखें, ऐसे में अगर इंसाफ की आवाज़ लगाई जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ कि आज हमारा हाल क्या है, अगर गौर से करिए, सोचिए, तो ये लगता है एक शेर के तहत कि जागे जिगर एहसास रफू है, आज तो दामन सिर्फ लहू है। यह है कैफियत। एक मौसम था, हमको भी था शौक बहारा तुमसे ज्यादा। ये वो मजलूम कौम है। जब हमने ये देखा कि आज 65 साल के बाद उस कौम को जिसने आजादी के बाद कभी जिना की तलाश नहीं की, हमेशा गांधी को ढूंढा, हमेशा ये कहा कि गांधी हमारी क़यादत करे, गांधी हमको इलेक्शनों के मैनिफेस्टो में मिलने लगा, और ये पूरी कौम की कौम खौफ हिरास में रह गई। 65 साल में इस कौम का हाल ये हुआ कि कभी किसी ने हमको गाली दे के पार्लियामेंट की राह ली और किसी ने पीठ सहलाकर पार्लियामेंट का सहारा लिया, और ये कौम एक फुटबॉल की तरह कभी इस सिमत कभी उस सिमत। और ये किस तरह का गुनाह, ये कौन सी मुसीबत? इसलिए कि जिस मुल्क में बबी फारूक ने कहा, मैं बहुत खुश हुआ, हमको सबसे ज्यादा सेंस ऑफ बिलोंगिंग की जरूरत है, हमको सबसे ज्यादा ये एहसास की जरूरत है कि ये मुल्क हमारा है, हमने कुर्बानी दी थी, औरों से ज्यादा दी थी। आपको हिंदुस्तान मिला इसलिए कि आपके पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हम गांधी और नेहरू के कहने पर अपने खून को हमने बांट दिया था। एक भाई अपनी पेट की आग बुझाने के लिए उस तरफ चला गया, तो हमने अपनी मां को इसी कब्रिस्तान में दफन किया इसलिए कि जमीन हमारी थी। ये सजा, ये हालत 65 साल के बाद भी हम मुश्तबा और मशकूक। ये मुल्क क्या जानवरों का बन गया है? ऐसी कैफियत में मुझे एक रोशनी दिखाई पड़ी थी बर्धन भाई के साथ। मैं गया था इनके पास, मैं उन सारे सेकुलर लोगों के पास गया,
और मैंने कहा कि मैंने वो घर देखे हैं, वो जगह गया हूं, उन जेलों में गया हूं, उन माओं से मिला हूं जो 12-12, 15-15 साल से अपने दरवाजे पे टकटकी लगाए देख रही हैं कि उनका लाल किस वक्त आएगा। मेरे पैर लरस जाते हैं, सहम जाता हूं, आप तसव्वुर करिए। लेकिन आपको इसलिए एहसास नहीं होता कि आपके घर पे भी दस्तक नहीं हुई है। अगर उन घरों की तरफ चले जाइए, कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ, नासिर भाई आए हुए हैं, 8 साल से अपने बच्चों के मुकदमे लड़ रहे हैं, 8 साल से जवानी से बुढ़े हो गए, आस लगाए बैठे हैं। अदालतें फैसला देती हैं, जिसका जिक्र किया बर्धन साहब ने, मोहम्मद आमिर 14 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से छूटा। ये कैसा इंसाफ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट फाउंड गिल्टी। अगर आप मुंसिफ हैं तो ये बताइए कि अगर उसकी 12 और 14 साल जेल में गुजारे तो जिसने इसको जेल भेजा था उसको क्या सजा दी आपने? इंसाफ का तकाजा तो ये था, मुंसिफ का जिम्मेदारी तो ये थी कि असली मुजरिम को पकड़ते। सबसे खतरनाक बात जो हो रही है कि वो टारगेट करके, बम तो फट रहे हैं, धमाके तो होते हैं, मुजरिम कहां है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये कैसी बेहिसी का आलम है कि जब ये 15 साल और 12 साल के बाद ये पता लगता है कि ये बच्चा मजलूम था, तो फिर असली मुजरिम कहां गया? कैसी हुकूमतें हैं, कैसे पुलिस वाले हैं? मुझसे कहा बहुत जिम्मेदार पुलिस के ऑफिसरों ने, आईबी के ऑफिसर्स मेरे पास आए, कहा कि आप पुलिस का मनोबल कम करना चाहते हैं। अगर पुलिस की सोच आपने नहीं बदली और अगर ये दिल में इंतकाम ले लिया, ये लड़ाई सिर्फ इसकी नहीं है मेरे भाई, ये लड़ाई जरा तारीख के औराक पलटिए तो समझ में आ जाएगा। ये वो चंद लोग हैं जिन्होंने सेकुलर हिंदुस्तान को कभी अपना हिंदुस्तान नहीं माना है, जिन्होंने ये तय कर रखा है कि इस मुल्क में हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे। लेकिन तुमको क्या मालूम था कि बर्धन ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस कानून को बचा के रखा है, इसकी जड़ों में अपने को तेल को डालना चाहते हैं वो, और वो हम के ऊपर इल्जाम लगाकर ये कहना चाहते हैं। आज ये आवाज लगाई जा रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में एक अमित शाह लाए गए। खूबी क्या है? जेल से छूटे हैं मर्डर के केस में, छूटे नहीं है, बेल पर हैं, आएंगे आग लगाएंगे। एक वरुण गांधी हैं जो कहते हैं कि हाथों को काट लूंगा, वो आएंगे क़यादत करेंगे। इस तरह के माहौल में डालकर आपको डिफेंसिव करते हैं, और ये डिफेंसिव होने का एक साजिश है। 1947 में जमीन बटी थी, 92 में दिलों को बांटा गया था, और जिस लीडर ने बांटा था आज उसको सेकुलर का दर्जा देने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि अडवाणी सेकुलर हैं। ये वो सेकुलर हैं जिन्होंने 92 में खेत और खलियान और मकान और दुकान में जाके आग लगाई थी, लेकिन अब उनका बारूद सील आ गया है। इसलिए आरएसएस ने उससे बड़े बारूद को लाने की कोशिश की, और ये सब उनका तसव्वुर है। आपके साथ क्या हुआ? ये कौम ऐसी नहीं थी, इस कौम ने समंदरों को पार किया था, इन कौम ने पहाड़ों को चीरा था, इस कौम ने हवाओं को चीरा था और दुनिया को एक तहजीब और तमद्दुन दिया था। ये आज कैसी बेकस कौम है? कोई जो गंदी नालियां, फटे कपड़े, वीरान आंखें, ये शिनाख्त है हमारी। हमारी शिनाख्त ताजमहल की खूबसूरती, लाल किले की अजमत और जामा मस्जिद की मीनारों पे थी। आज जरा जाके तो अपनी बस्तियों में देखिए। इसकी वजह यह है कि दोनों कायदीन की सरकत से ये मुल्क जमीन बांटी गई। सन 47 में निजाम हमको दिया गया। मुझे याद है मैं अपने बचपन में यही सुनता था, और मेरे स्कूल के साथी कहते थे, यहाँ क्यों रहते हो, तुम्हारा मुल्क बन गया है। और मैं घर में आके कहता था कि हमारा मुल्क बन गया, हम यहाँ क्यों रहते हैं? हम उस घर से रहने वाले हैं जब नेहरू जी का इंतकाल हुआ, मेरे घर में खाना नहीं पका, इसलिए कि मातम होता रहा, ये खौफ होता रहा कि अब नेहरू चले गए, अब मेरी कौम का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। आज वो दिल भड़क के कहता है कि क्या हो गया इस जमीन को, कहाँ खा गए? सारा इल्जाम हमको दे दिया गया है।
हम डिफेंसिव होते चले गए, हम गलियों और कूचों में घुसने लगे, हम अपनी उड़ान भूल गए। सन 71 में पाकिस्तान टूट गया। यहाँ का वो मुसलमान जो गलतफहमी में था, जो पाकिस्तान को अपना मसीहा समझता था, उसको उसकी औकात पता लग गई। उसको मालूम हो गया कि हिंदुस्तान में ही रहना है और यही गुजारा करना है। वो तालीम की तरफ मुतवज्जे हुआ, और तालीम की तरफ जब मुतवज्जे हुआ तो उस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई। वो मिडिल ईस्ट जाने लगा, पैजामा और कुर्ता पहन के जाने लगा। दौलत कमा के आता था तो जिस झुग्गी झोपड़ी में रहता था कहा उसको खरीदेंगे। फिर एक जोर चला, पेट्रोल डॉलर चल गया है, बच के रहो, पेट्रोल डॉलर आ गया है। नतीजा हुआ फिर डिफेंसिव हुआ। फिर राम को आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी गई। हमारी मुस्लिम निकम्मी क़यादत ने चंद महीनों के फैसले के बाद हमको फिर डिफेंसिव कर दिया। हम फिर डिफेंसिव हो गए। हमने तालीम की तरफ तवज्जो देने की कोशिश करी, लेकिन फिर बाबरी मस्जिद का तूफान चला, रथ यात्राएं चली सड़कों पर और चौराहों पर। रथ पे बैठकर कहा गया कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, और गर्व से कहो कि यहाँ रहना है या पाकिस्तान जाना है या कब्रिस्तान में रहना है। ये खौफ और ये हिरास हमको किनारे लेता चला गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। 2002 में गुजरात में कत्लेआम हुआ। आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने यह वाज़ेह कर दिया कि हुकूमतों में कौन लोग फसादात कराते हैं और कत्लेआम कराते हैं। मीडिया के एक्सपोजर के बाद फसादात बंद हो गए। उसके बाद जेबों में उर्दू के खत आने लगे और हम आतंकवादी करार दिए गए। और यही वो वजह है जिससे मैं कभी भी अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि तालीम क्यों नहीं लेते, ये मुल्क तुम्हारा है, बाद में हिस्सा क्यों नहीं लेते। मुश्किल ये हो गई इस कौम की कि ये भीख मांगने लगा। ये कहने लगा ओहदा दे दो, ये कह दो कुछ दे दो, इज्जत दे दो और हमसे जो चाहो करा लो। ये भूल गया कि ये मुल्क उसका है, उसका हक जब तक कोई कौम अपना हक छीनना नहीं जानती उसको वो मिलता नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, उम्मीदें मेरी आज भी वाबस्ता है। मेरे भाई अतुल कुमार अंजान मेरे साथ नहीं चलते, बल्कि मेरी उंगली पकड़ के मुझसे कहते हैं कि अली भाई पीछे नहीं चलने देंगे, तुमको मायूस नहीं होने देंगे। दिल तड़पता है बाज वक्त जब लोग आते हैं मेरे पास, रात को छुप छुप के आते हैं और ये कहते हैं कि मेरे साथ 12 साल हो गए, 15 साल हो गए। हिम्मत हार जाता हूं, इसलिए किससे फरियाद करूं। पुलिस इस वक्त मुतासिब है, बेईमानी नहीं मुतासिब भी है। आज जब उनके दिलों में ये बात डाल दी गई है, जैसा बर्धन जी ने कहा कि उनको ये सिग्नल दे दिया गया कि हर आतंकवादी मुसलमान है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं हुकूमतों से कि हुकूमत खत्म हो जाएगी, कोई समाज चल नहीं सकता अगर किसी मुल्क में इंसाफ मिलना बंद हो जाए तो मजलूम की आंख से डरना चाहिए। सल्तनतें खत्म हो गई, ये हुकूमतें कहाँ चलेंगी। उसकी जिम्मेदारी आप पे ये बनती है। ढूंढिए आपके पास चांद और सूरज अब नहीं बचा, लेकिन अभी नन्हे नन्हे सितारे ये मौजूद हैं। इनकी मध्यम रोशनी में अपनी राह का ताउन करिए, हाथ मिला के चलिए और उन फोर्सेस से लड़िए जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। ये पूरी लड़ाई सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये पूरी लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की वजह है। आप गौर करें कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो वो महासभा के लोग जिन्होंने गांधी का हमसे छीन लिया था, वही लोग आज गांधी की सोच को भी हमसे छीनने के ऊपर पड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं। और मैं अभी भी कहता हूं, और मैं पार्लियामेंट में भी कहा मैंने अपने बीजेपी के साथियों से कि तुम मुझे खत्म कैसे करोगे। हम 20 करोड़ हैं, लेकिन 60 करोड़ हिंदू अभी मेरी क़यादत करता है, अभी मेरे साथ है, मेरे कंधे से कंधा जोड़े हुए। लेकिन उनको भी मजबूत यूं करना है जो बर्धन साहब ने कहा, अगर वो मेरे साथ नहीं आए तो उनका भी वक्त आने वाला है। ये मुझसे ज़्यादा मुसीबत में है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए,
जो भी लड़ाई लड़िए, उस लड़ाई में अपना हक जरूर मांगिए, अलग दुनिया न बसाइएगा कोई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन में कुछ ऐसा निजाम बनाया है, आपको हिंदू भाइयों की जरूरत है और हिंदू भाइयों को मेरी जरूरत है। इसको निजाम को बना के चलिएगा, और जो लोग कम्युनल फोर्सेस हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कुछ कुर्बानी दी जाती है। मेरे लिए भी बहुत आसान था, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं, मेरे मरासिम है कांग्रेस पार्टी से। ये इसलिए नहीं कि ये हुकूमत में के साथ हूं मैं, कांग्रेस की सोच मेरी सोच है, कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा सोच है। ये अलग बात है कि कांग्रेस अपनी सोच से अलग जा चुकी है, दौलत कमाने का जुनून उन पे सवार हो गया है। वो सिर्फ 65 साल में सिर्फ एक चीज उन्होंने सीखी है कि हर इलेक्शन से पहले वादे वादे और फकत वादे, फिर चंद दिनों के बाद फिर कोई एक शख्स पकड़ा जाएगा, वो एक नए वादों की लिस्ट लेके आएगा और हम फिर उसके साथ लग जाएंगे। ये पूरा निजाम बदल चुका है, इसके अंदर पूरी कुव्वत के साथ कम्युनल फोर्सेस, चाहे वो हमारी हो चाहे हिंदुओं की हो, दोनों के साथ आपको कुव्वत के साथ लड़ना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कि अगर कोई शख्स हमारी कौम का और वो अगर आतंकवादी बातें करता है तो वो हम में से नहीं है, इसलिए नहीं है कि आपके दीन ने उसको सिखाया नहीं है, वो इसलिए हम में से नहीं है। आप कभी मसलक में, कभी बिरादरी में, कभी अगड़े में, कभी पिछड़े में, और चंद सिक्कों की अवज आप अपने को इलेक्शन के वक्त बांट लेते हैं। जब दंगे होते हैं, जब आप लुटते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो कहा जाता है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और जब जमहूरियत का वक्त आता है, एक वोट की हैसियत आती है, तो आप कहते हैं ये मेरी बिरादरी का है, ये अजीब गरीब किस्म की कौम है। उस वक्त आप मुसलमान नहीं होते, उस वक्त आपकी कुछ और शक्लें होती हैं। 3% 5% के लोग हुकूमत करते हैं उत्तर प्रदेश में, हम 20% रह के गुलामी और ताबेदारी करते हैं। ये हमारी आज की हालत है। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूँ, कोई दूसरी जमात बनाने की जरूरत नहीं है। अपने जितने भी इर्द गिर्द जितने आपके सेकुलर लोग हैं उनसे मिलिए, उनके घरों पे जाइए, उनके त्योहारों में हिस्सा लीजिए। कैसी तख्यानुसी बातें हैं कि हम उसकी दिवाली मनाने नहीं जाएंगे, उसके त्योहारों में नहीं जाएंगे। अपने त्योहारों में बुलाइए इनको, एक ऐसा समाज बनाइए। ये लड़ाई अभी मुसलमानों की है, बाद में तो न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। ये वो समाज है जिसमें हजारों साल हमने दलितों को गुलामों से बदतर रखा है। याद रखिएगा, ये हमारी जमीन की सोच है, ये हमने बांट के रखा है, ये हम सिस्टम है। अब जब वो जमीन से उठने लगे तो उस जगह को पुल करने के लिए मुसलमानों की जगह उनको मिल रही है जहां वो आपको ले जाना चाहते हैं। मैं इंसाफ की इस अंजुमन को, इस तहरीक को जो शुरू की गई, उन सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक लंबी दास्तानें हैं जो मेरे साथी आपसे कहेंगे, लेकिन आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस अल्फाज के साथ कि फिक्र करना शुरू कीजिए, सोचने लगिए, इस मुल्क के लिए सोचिए, अपने लिए सोचिए, उन बच्चों के लिए सोचिए जिनको अभी जिंदगी में कुछ हासिल करना है। नफरत की तहरीक चलाने वाली फिरका परस्त ताकतें वो किसी कौम की नहीं होती, वो किसी मजहब की नहीं होती, जमहूरियत के लिए वो सबसे बड़ा ख़तरा होती है। अदीब साहब ने आगाह किया हमारे नौजवानों को कि आप भी किसी फिरका परस्त ताकतों के और बम की बात करने वाले और तलवार की बात करने वाले, चाहे फिर वो इस और के हों या उस और के हों, उनके शिकार मत बनिए और जमहूरियती तौर पे आप अपनी पसमानदगी के ख़िलाफ़ लोकशाही मार्ग से आंदोलन के ज़रिए, संघर्ष के ज़रिए अपनी लड़ाइयों को लड़िए। ये उम्मीद अदीब साहब ने यहाँ पे पेश की। तंजीम इंसाफ के नेशनल कन्वीनर अजीज़ पाशा साहब। तो मैं कभी कहता हूं कि ये एटीएस का डेफिनेशन एंटी ट्रुथ स्क्वाड है, उसको ये कहना चाहिए। एटीएस का पूरा मतलब एंटी ट्रुथ स्क्वाड, इसलिए कि कोई ट्रुथ के ऊपर है नहीं इनका। और हिंदुस्तान में ऐसी कोई पुलिस फोर्स नहीं है, मैं कोई जज्बाती अंदाज में नहीं बोल रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स को देखने के बाद खैर कम सरस ज्यादा है, मगर एटीएस को उनको बिल्कुल अवार्ड देना चाहिए। झूठ के परिंदा अगर कोई है तो एटीएस है। इसमें सुधार क्यों नहीं होता? सिर्फ खाली झूठी तसल्ली देके लोगों को बढ़ा दिया जाता है।
कि खैर ठीक है हम इसमें सुधार करेंगे। क्या सुधार करेंगे? आए दिन जो मनगढ़ंत जो केस बनाकर आप लोगों को सता रहे हो, जो नाइंसाफी कर रहे हो, जो बर्बरियत कर रहे हो वो पूछगछ के नाम पर, इसका क्या जवाब है हुकूमत के पास? क्या हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है? तो इन तमाम चीजों को लेकर हम जब तक एक मूवमेंट ठहरा नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा। अब खुशी की बात है कि जिस मूवमेंट को हमारे मोहम्मद दीदीप साहब ने शुरू किया, जिसकी रहनुमाई कमें डेवी बर्दन साहब कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में हम ऐसे कन्वेंशन कर रहे हैं। किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में हर एक को बोलने का हक है, मगर उसको सही तरीके से अगर पेश किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि हम इसमें नहीं हो सकता। मगर हम देखते हैं कि लोग खामखा के जज्बाती बन जाते हैं। जज्बाती बन के कोई ऐसे फोर्सेस को मजबूत करते हैं जो फोर्सेस मजबूत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जैसे कहते हैं बुजुर्ग लोग कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, मगर कभी कभी हमारे नौजवान लोग जोश में होश खो देते हैं, जिसकी वजह से हम शिकार बन जाते हैं और उससे फायदा किसी दूसरे को फोर्सेस को होता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि इन तमाम चीजों से हमारा अजाला हो सकता है कि नहीं। अगर इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो हमारे सामने एक ही रास्ता है, यही है कि तमाम जितने भी सेकुलर और डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, अगर तमाम एकजुट होकर आवाज उठाएं हक व इंसाफ के लिए, कोई वजह नहीं है कि हमारे खिलाफ इस किस्म के झूठे मुकदमात चलते रहेंगे। शुक्रिया। नांदेड़ में कुछ मामले हुए थे, पाटबंधारे नगर, और उसके बाद एक दो ब्लास्ट के मामले सामने आए थे। उन मामलों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तहत काम किए हुए सुरेश खैरनार जी हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुख्तसर तौर पे ब्रीफ में, संक्षिप्त में वो आकर यहाँ पर अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वाला जो अनुभव है वो मुख्तसर तौर पे रखे। 15 या 20 करोड़ की आबादी सचमुच अगर आतंकवादी हो जाए तो इस मुल्क का कोई भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर इस कौम को इस ढंग से सचमुच मार मार के ठोक ठोक के अगर आतंकवादी अगर बनाया जाए और बन जाए तो आईबी, सीबीआई, आर्मी, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि दुनिया की इतनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी मुल्क की नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को आतंकवादी मार मार के ठोक ठोक के बताने का जो गलत काम किया जा रहा है वो इस देश की सिक्योरिटी के साथ का बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और ये खिलवाड़ करने में हमारे देश के सियासत वाले सभी के सभी लोग इन्वॉल्व है। कुछ लोग अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अटल बिहारी की स्टाइल में सभी आतंकवादी मुसलमान के होते, लेकिन कुछ आतंकवादी आजकल हिंदू भी निकलने लगे हैं, पहले भी थे। दुर्दैव से हमारी जो आईबी है, हिंदुस्तान के आईबी को मैं पाकिस्तान के आईएसआई कहूंगा और पाकिस्तान के आईएसआई को मैं वहां के आईबी कहूंगा। यहां आईबी का बंदा जरूर बैठा होगा कोई, वो अपने आका को ये बात पहुंचाए। ये बात मैं 10-10 बार बोल चुका हूं कि हिंदुस्तान की मैक्सिमम आतंकवाद के घटनाओं में आईबी का भी हाथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें मुसलमान कहीं नहीं है, इसमें हिंदू कहीं नहीं, लेकिन इसमें आईबी भी इन्वॉल्व है। और नागपुर की घटना तो इसरत जहां की घटना भी ताजी बहुत गरम गरम चल रही है, ये कार्बन कॉपी है, बिल्कुल एग्जैक्टली कार्बन कॉपी है। इसरत जहां के एनकाउंटर की बात और नागपुर के आरएसए हेडक्वार्टर की बात, टाइमिंग रात के 3 बजे, गाड़ियां, मोडस ऑपरेंडिस, दुनिया भर की सब तरह की बात है। और इन दोनों घटनाओं में सिविल सोसाइटी का एक भी बंदा विटनेस नहीं है। न इसरत जहां की घटना में जो पुलिस बता रही वही, और यही नागपुर के बारे में जो पुलिस बता रही वही, न वहां कोई सिविल सोसाइटी का बंदा है। तो साथियों, कहने की बात यह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान वो अंसारी नाम का उपराष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ हो, या यहाँ केला बेचने वाला रस्ते पर का नांदेड़ का फुटपाथ का कोई हो, वो हर कोई इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शबनम हाशमी जैसी हमारी साथी इतनी मशहूर है, जिनका डायरेक्ट सोनिया गांधी से सब डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, उसका बेटा तक बॉम्बे में इंट्रोगेट किया जाता है, तो और लोगों की क्या बात है। तो इस देश का कोई मुसलमान सुरक्षित है ऐसे मानने की कोई बात नहीं है।
और मुझे जो मिले हुए लोग हैं उसमें तो मैं सैकड़ों अनगिनत उदाहरण दूंगा। समय की पाबंदी है कि ऐसे कितने कितने इनोसेंट बच्चे जो क्रॉस हुए हैं, और बर्दन साहब ने कहा वैसे उनकी जिंदगी बर्बाद होके गई, नौकरी से निकाल के दोबारा लिया नहीं गया है। ऐसे सैकड़ों बच्चे मुझे मालूम है, उसका पूरा पुलिंदा मैं लाया हूं साथ में। तो इसलिए साथियों, आतंकवाद के बारे में हिंदुस्तान का जो भी रवैया चल रहा है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से लेके हमारे आईबी से लेके, और सबसे गंभीर मसला मीडिया तो सिर्फ हमारा पुलिस का पीआरओ बन के रह गया है। पुलिस ने अभी पीआरओ हटा देना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे थे एक दिन में आतंकवादी तय होता है, मैं कहता हूं 1 मिनट में। यहां घटना होती है, दूसरे मिनट में इंडियन मुजाहिदीन बोला जाता है। और बर्दन साहब को मैं बता दूं कि इंडियन मुजाहिदीन आईबी का ब्रेन चाइल्ड है। इंडियन मुजाहिदीन का पता, आईबी का जो पता है वही है इंडियन मुजाहिदीन, और कहीं नहीं है। आईबी के दिमाग की उपज है। इतना बोल के मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। हमारे साथी जो किसी सियासी तंजीम से नहीं है, लेकिन आप सेक्युलर कोशिशों के साथ रहते हैं, जो तरक्की पसंद लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे ही हमारे तहरीक के साथी रजा मुराद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे आए और वो अपना ख्याल इजहार करें। रजा मुराद साहब। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है, आतंकवाद का मतलब क्या है। अगर आप डिक्शनरी देखें, अगर आप लुगत देखें, तो आतंकवाद का मतलब यह है कि जो दहशत फैलाए, जो आतंक फैलाए, उसे आतंकवाद कहते हैं, उसे आतंकवादी कहते हैं। आतंक जो है सिर्फ हथियारों से नहीं फैलाया जाता, आतंकवाद शब्दों से भी लोग फैलाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जब तकरीर करता है और वो अगर मजहब के नाम पर मुल्क को या भाइयों को बांटने की बात करता है, तो हम उसे बिल्कुल गलत मानते हैं। हम उसे कतई मुत्तफिक नहीं हैं। लेकिन इस शहर में, इसी शहर में जब वीएचपी का एक लीडर नफरत फैलाता है, वीएचपी का एक लीडर इसी शहर में जब अपने जहरीले शब्दों से आतंक फैलाता है और कहा जाता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं पूछता हूं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या कानून मजहब से अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए क्या अलग अलग कानून है? या तो ऐसा कानून बना दीजिए तो हम खुश हो जाएंगे कि भाई आप इस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आपके लिए यह कानून है, बड़ा सख्त कानून है, और आप उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए अलग कानून है। या तो मुल्क के संविधान को बदल दीजिए, वरना इंसाफ कीजिए, वरना इंसाफ कीजिए। जो लोग हमारी हिब्बुल वतनी पर शक करते हैं, हमारे ईमान पर शक करते हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि आलम बना और ना सुल्तान जाएंगे, आलम बना और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। आलम बना और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ी अगर, इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ी अगर, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। मालेगांव में ब्लास्ट हुए थे 2008 में, और इत्तेफाक से करकरे साहब एटीएस के चीफ थे, और बड़ी तलाश चल रही थी आतंकवादियों की, किसने ब्लास्ट किया है। और ये वो दौर था कि ये मान लिया जाता था कि जब भी ब्लास्ट हुआ है तो उसके पीछे किसी न किसी मुसलमान का हाथ है। और तो एटीएस इसी रास्ते पर काम कर रही थी, और मोटरसाइकिल पर बम रखा गया था, तो ये मान के चला जा रहा था कि शायद कोई मोटरसाइकिल चोर, किसी ने मोटरसाइकिल चुराई हो, उसका हाथ है। तो आखिरी में एक एटीएस के इंस्पेक्टर ने एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ लिया, और वो मुसलमान था, और उसको करकरे साहब के सामने लेकर आया कि सर केस सॉल्व हो गया है, ये मोटरसाइकिल इन्होंने चुराई थी और वो
लेकर आए थे मोटरसाइकिल, उन्होंने ऐसे यहाँ प्लांट करी और बम रखा। तो करकरे साहब ने कहा कि ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले आप ऐसा करिए इंस्पेक्टर साहब, आप थोड़ी देर बाहर जाइए, मैं जरा इनसे बात करता हूँ। तो उनसे पूछा कि भाई आप मोटरसाइकिल चोर हैं? बोले हाँ सर, मैं इस गलत काम में हूँ, मोटरसाइकिल चुराता हूँ। बोले आपने मोटरसाइकिल चुराई थी 2 दिन पहले ब्लास्ट से? बोले हाँ चुराई थी। बोले और उसके बाद? बोले उसके बाद साहब जो आप कहेंगे वही सही है। तो ये इत्तेफाक था कि वहाँ पर करकरे थे और वहाँ पर रघुवंशी नहीं थे। और अगर वहाँ पर रघुवंशी होते तो 2008 का ब्लास्ट में भी 8-10 मुसलमान डाल दिए जाते। और उसके बाद जो ब्लास्ट कम से कम जो मस्जिदों के ऊपर और मुस्लिम इलाकों में जो ब्लास्ट हो रहे थे वो रुक गए, वो रुकते नहीं और वो होते रहते। मध्य प्रदेश में एक घटना हुई थी, ये 2002 की बात है। और मध्य प्रदेश में जो जिस तरह के शेल्स में बम बना के रखा गया था, उस फैक्ट्री की भी पहचान कर ली गई थी 2002 में वहाँ की लोकल पुलिस ने। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि वहाँ की पुलिस किन्हीं कारणों से उस केस को उन्होंने आगे इन्वेस्टिगेट नहीं किया। 8-10 लाइव बॉम्ब्स मिले थे एक जगह जहाँ पर उन बमों का निशाना माइनॉरिटी कम्युनिटी थी। जिस फैक्ट्री से वो शेल्स बनकर आए थे उस फैक्ट्री की भी पहचान हो गई थी, जिन लोगों ने वो बम बनाए थे उन लोगों की भी पहचान हो गई थी। लेकिन वहाँ की पुलिस ने पॉलिटिकल रीजन से और कम्युनल रीजंस की वजह से उस केस को आगे इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और उसी फैक्ट्री के शेल आगे तक 2008 तक ब्लास्ट में इस्तेमाल होते रहे। और ये बात आज एनआईए की चार्जशीट में साबित हो गई है। जो 2002 में रोका जा सकता था वो नहीं रोका गया और जिसकी वजह से ब्लास्ट पे ब्लास्ट 2008 तक होते रहे। मैं उन ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ जिन ब्लास्ट के निशाने पर माइनॉरिटी कम्युनिटी थी। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने परसों एक लेटर पिटीशन फाइल करी है जो अभी बहुत कम लोगों को पता है। उसमें 7 केसेस मैंने इन्वेस्टिगेट किए हैं और तमाम ऐसे दस्तावेज रखे हैं जो एजेंसीज के अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और उन इंटरनल डॉक्यूमेंट से ये साबित हो जाता है कि एजेंसीज के पास जो मुसलमान इन 7 केसेस में यूपी में बंद हैं उनकी बेगुनाही के सबूत एजेंसीज के पास हैं, लेकिन फिर भी वो सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखे जा रहे हैं। और किया क्या जा रहा है कि एक माहौल बना रही है वहाँ की सरकार कि देखिए हम केस वापस लेना चाहते हैं, लेकिन ये कोर्ट है हमारी बात मानती नहीं है और हमारी एप्लीकेशन को उठा के बाहर फेंक देती हैं और हमें केस वापस नहीं लेने देती हैं। तो ये एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि हम आपके ऊपर एहसान करना चाहते हैं, लेकिन ये कोर्ट है जो एहसान नहीं करने दे रही हैं। बिना उनकी बेगुनाही के सबूत कोर्ट में रखे और ये सिर्फ ये कहकर कि देखिए हम पब्लिक इंटरेस्ट और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए केस वापस ले रहे हैं, इस बुनियाद पर वो कोर्ट जाते हैं। कोर्ट उनकी बात मानती नहीं है और उनकी एप्लीकेशन बाहर फेंक दी जाती हैं और उनकी जो बेगुनाही के सबूत हैं वो कोर्ट के सामने नहीं रखे जाते हैं। ये किस तरीके की सियासत हो रही है, ये यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। और वही दस्तावेज जो इन एजेंसीज के पास हैं वो मैंने अपनी पिटीशन में कोर्ट के सामने रखे हैं कि क्यों ये सरकार ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने नहीं रख रही है। आज अतुल अंजान जी को यहाँ बुलाने से पहले मैं बता दूं कि वो शख्स हैं जिनके वालिद अशफाकुल्लाह के साथी थे, भगत सिंह के साथी थे, जंग आज़ादी में जो लड़े थे, काकोरी रेलकांड में जिन्होंने हिस्सा लिया था और मुल्क के लिए जिन्होंने शहादतें दी, ये उस मूवमेंट से, उस तहरीक से जुड़े हुए हैं। ये छोटा मोटा मुल्क नहीं, 125 करोड़ का मुल्क है। अब्बास साहब 125 करोड़ का है और जज्बात पैदा करके मैं आपको किसी रास्ते में ले जाके खड़ा करने के लिए तैयार करूं, इसके लिए मैं यहां नहीं आया हूं। लेकिन फैसला करना आपको है जमहूरियत में। ठीक कहा दीप भाई, यहां सर गिने जाते हैं, लेकिन सर के साथ शऊर भी तो होना चाहिए। कहां खड़े हैं आप, कहां खड़े हैं? 65 साल की हमारी आजादी, 125 करोड़ की आबादी,
17 करोड़ औरतें ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ एक साड़ी है, दूसरी साड़ी नहीं है। 7.5 करोड़ लोग टीबी के मरीज हैं। 2 मुट्ठी चावल सुबह, 2 मुट्ठी चावल शाम को और 20 दाने अरहर की दाल के सुबह और शाम को, और 50 पैसे की आइसोनेक्स की गोली अगर खिला दी जाए तो ये 7.5 करोड़ लोग जो दिन और रात मरते हैं टीबी से, ये उसकी गिरफ्त से 6 महीने खाना मिल जाए तो निकल जाए। इस देश में पिछले साल 23 लाख टन गेहूं और चावल सड़ गया। सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहते रहे कि इसे बांट दो गरीबों में। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कामों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। सड़ गया लेकिन हम बांट नहीं सके, लेकिन लोग टीबी के मरीज हैं। 6.5 करोड़ लोग सुबह तहसील से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाते रहते हैं। 77% लोगों की रोजाना की आमदनी 20 रुपए है। गांव से लेकर शहर तक देश की दौलत का हिसाब लगाकर पार्लियामेंट को प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने 2008 में कह दिया। राष्ट्रपति को प्रतिभा देवी पाटिल जी को रिपोर्ट दे दी कि उन्होंने 106 करोड़ लोगों का हिसाब किताब लगाकर बताया कि 77% लोगों की रोजाना की आमदनी 20 रुपए है, यानी 83 करोड़ 65 लाख लोगों की इस देश में रोजाना की आमदनी 20 रुपए है। और इस 83 करोड़ 65 लाख में 24 करोड़ लोगों की रोजाना की आमदनी 9 रुपए है। यह है गुर्बत हिंदुस्तान में। और हम लोग और आप लोग यहाँ सियासी इंसाफ की बात सोच रहे हैं। यहाँ जिस्म बेचे जाते हैं, यहाँ किडनी बेची जाती है, या बच्चे बेचे जाते हैं, या दवाई नहीं दवाई सड़ जाती है। मजहब और धर्म के नाम पर और जात के नाम पर सड़े हुए टमाटर जो 10,000 रुपए किलो बिक रहे हैं, जिनको नाली में जगह नहीं मिले उन्हें आपने पार्लियामेंट में चुन करके भेज दिया है। वो कानून बना रहे हैं, वो कानून बना रहे हैं। और आप रोते हैं। बबूल का पेड़ बो रहे हैं और आम की ख्वाहिशमंद है, आम के ख्वाहिशमंद है। 543 की लोकसभा के मेंबर में 350 बदचलन आवारा, बेईमान, बलात्कारी, चोर, उचक्के, लफंगे इकट्ठा हो गए हैं और वहां से आप आईन पास कराना चाहते हैं। बेहतर काम मिलेगा नहीं, काम करोगे भी नहीं। काम करना भी चाहो तो काम मिलेगा भी नहीं। देश की दौलत का मुंसिफाना तकसीम है ही नहीं। गैन वर्धन साहब तो बहुत अच्छा बोले, अभी बाहर होगी बात है? क्या बोले, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोले। फिर एक धीरे से बोले तो अच्छे मगर हैं तो सुर्खे दहरिए ही ना, ये भी बोलोगे ना? कहाँ है? दहशतगर्दी की बात हो रही है कि सद्दाम हुसैन ने 432 कुर्दों को मार दिया, नाइंसाफी हो गई, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो गया। नाटो की फौजें 1,22,000 मार्च कर गई, मार दिया, पलट दिया बिस्तर सद्दाम हुसैन का। कहीं स्विच नहीं दिखाई दिया कि न्यूक्लियाई हथियार है, कहीं नहीं दिखाई दिया कि कीमियाई हथियार है उनके पास। 432 लोगों के मारने के इल्जाम पर सद्दाम को मारकर पूरा का पूरा इराक आग में डाल दिया, छोंक दिया 432 आदमियों की हिफाजत के लिए। और तब से सद्दाम की मौत के बाद से आज 1,34,000 नाटो की फौजें खड़ी हुई हैं और अब तक 5.5 लाख लोग इराक में मारे जा चुके। और तब क्या कहा राष्ट्रपति बुश ने? वो हमको CIA ने गलती से बता दिया था कि उनके पास कीमियाई हथियार है, वहां कुछ नहीं था। उलट देते हैं सरकारें। यह है दहशतगर्दी, साम्राज्य की दहशतगर्दी। 9,000 लोग झारखंड में और छत्तीसगढ़ में बंद हैं इसलिए कि उनको माओवादी कहा गया है। वो लड़ रहे हैं अपने जल जंगल जमीन की हिफाजत के लिए, वो माओवादी हैं और उनमें 99.9% हिंदू है। इसी स्टेट में, इस स्टेट के कैरेक्टर को समझने की जरूरत है। राज्य की उसका चरित्र क्या है? राज्य का चरित्र अपने राज को कायम रखने के लिए जब चाहता है सांप्रदायिक चरित्र दिखाता है, जब चाहता है वह साम्राज्यवादी चरित्र दिखाता है। लूट के लिए उसे कोई जाति और धर्म से बैर नहीं है, लूटता है, जम के लूटता है। कहां खड़े हैं?
कहां चले गए, किधर है? जब चाहो धर्म, बड़े बड़े, हमको तो लग रहा है कि बड़े बड़े आसाराम बापू, ओ क्या मुरारी बापू और सुधांशु महाराज, ये लाख लाख का मजमा, ये फलाने मौलवी साहब हैं, इज्तिमा हो रहा है, 10-10 लाख का हो रहा है, और जो जो ये होता जा रहा है, बलात्कार बढ़ता जा रहा है। कहां है ये भाई? क्यों इतनी धार्मिकता पैदा हो गई, और फिर ये 5-5 साल और 3-3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है? पॉलिटिक्स ऑफ टेरर, पॉलिटिक्स ऑफ टेरर। 3 तरह की पूंजी हिंदुस्तान में आ गई 1951 के बाद, 91 के बाद। नरसिम्हा राव जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आ गए फाइनेंस मिनिस्टर होकर, 3 तरह की पूंजी पिछले 20 साल में पैदा हुई है। एक सरकारी पूंजी, पब्लिक सेक्टर, बैंक है, ये रेलवेज है, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, कोल का कारखाना है, तमाम खदानें हैं, ये देश के LIC है, ये देश की ताकत है, इनसे पैसा पैदा होता है और देश के लिए इसे सड़कों पर, अस्पतालों पर खर्च होता है। ये सरकारी दौलत, ये हमारा सरमाया, आपका मिला जुला एक सरकारी पूंजी है। दूसरी है दरबारी पूंजी। ये दरबारी पूंजी क्या है? 100 करोड़ रुपया विदेश से एक लेकर के चले आए परदेसी कंपनी, और 2000 करोड़ रुपया हमारे बैंकों से दिलवा दिया मनमोहन सिंह जी ने, और दोनों ने मिल करके कंपनी बना करके यहाँ अपना उत्पादन शुरू कर दिया, 150 लोगों को काम भी दे दिया। लेकिन मुनाफा 90% परदेसी 100 करोड़ देने वाली कंपनी लेके चली गई विदेश में, जैसा कि मारुति सुजुकी में हो रहा है। कुल भारत सरकार की हैसियत क्या है? 12% की है, 86% जापान की थी, चली गई सुजुकी कंपनी की। पहले 86 के हम मालिक थे, धीरे धीरे सब बेच दिए, सब चली गई। इतना बड़ा बाजार कहीं मिलेगा सुजुकी को? पूरा बाजार है, सारा जो दौलत आप पैदा कर रहे हैं सब लेके चले जा रहे हैं। तो दरबारी पूंजी, इसको मनमोहन सिंह जी ने नाम दे दिया खूबसूरत, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकारी पूंजी और दूसरा दरबारी पूंजी, और तीसरी एक पूंजी आ रही है जिसको कहते हैं आवारा पूंजी। ये आवारा पूंजी कहां से? सरकारी पूंजी से तो काम मिलता है, नौकरियां निकलती हैं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। दरबारी पूंजी में भी कुछ काम है, मिल जाता। आवारा पूंजी, इसमें क्या काम मिलता है? कोई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं, कोई कारखाना खड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस लूटो खाओ। 2G स्पेक्ट्रम 1,86,000 करोड़ है, 70,000 करोड़ रुपया वो खेल घोटाला सुरेश कलमाडी वाला है, 10.5 लाख करोड़ कोयला घोटाला, 3,500 करोड़ हेलीकॉप्टर घोटाला, 1200 करोड़ रुपया दाल बाहर से लाई गई उसका घोटाला। अच्छा बताइए, इसमें कोई काम ही नहीं है, खाली रुपया बट रहा है, विदेश में जमा हो रहा है, अधिकारियों के यहां जा रहा है, खत्म हो गया। आवारा पूंजी है। और इस आवारा पूंजी से क्या पैदा हो रहा है? सरकारी पूंजी से तो कारखाने से माल पैदा हो रहा है, दरबारी पूंजी से भी कुछ काम हो रहा है। इस आवारा पूंजी से क्या पैदा हो रहा है? इस आवारा पूंजी से आवारा अफसरशाही पैदा हो रही है, आवारा नेता पैदा हो रहे हैं, आवारा मीडिया पैदा हो रहा है। यह है आवारा पूंजी, और यह आवारा पूंजी घूम करके चारों तरफ घेर लिया है। कई ना आदमी तो अतुल कुमार अंजान बहुत अच्छे हैं, बातें भी बहुत हैं, लड़ाई भी ये लोग लड़ते हैं, लेकिन चुनाव में इनकी गाड़ी नहीं दौड़ रही है। लीजिए वोट नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं दौड़ रही है। लाइए पैसा, लाइए इस देश के धन पशुओं से पैसा लाइए, पैसा फेंकिए। 1-1 हजार रुपया दे करके दक्षिण भारत में अब वोट भी खरीदे जाने लग गए हैं। क्या होगा इससे? इससे चलेगी बात? जाति और धर्म के नाम पर वोट देकर क्या होगा? ठीक है, साथी अमीक बता रहे थे 68 MLA हो गए उत्तर प्रदेश में, क्या हो गया? क्या मिल जाएगा इसमें? कुछ हुई बात? एक आदमी ने बात नहीं की निमेश कमेटी की, एक आदमी ने बात की खालिद मुजाहिद की, कुछ नहीं, बोल बात जरूरत नहीं। खुश है कि 68 हो गए, बाप मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस सिंह। खुश है, हो गए, खुश है। क्या मिलेगा इससे आपको? अब समय है सोच बनाने का, अब समय है गलत लोगों को कहने का।
हम नहीं आपसे कहने आए हैं, जाइए आपका जिसमें अकीदा है उसमें जाइए, मैं नहीं कहना चाह रहा। आप मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़िए, मंदिरों में पूजा अर्चना कीजिए, गुरुद्वारे में जाइए, जिसका है चर्च में जाए, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन इंसाफ की बात होगी। किस धर्म ने कहा कि दूसरे धर्म के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लो? किस धर्म ने कहा दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ो? किस धर्म ने कहा कि चोरी और बेईमानी को देखते रहो? किस धर्म ने कहा कि घूस और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाओ? और अगर नहीं कहा है तो फिर उसके खिलाफ लड़ाई होगी कि नहीं होगी? ये सवाल है, ये सवाल है। तमाम चीजों के बावजूद भी आज यहां सुप्रीम कोर्ट है, हम बात कर रहे हैं। हमने निमेश कमेटी की हलवासिया जी रिपोर्ट जारी कर दी, नहीं जारी हो पा रही रिपोर्ट। दुख होता है पाकिस्तान की गतिविधियों से, दुख होता है, और उसका फायदा हमारे देश के अंदर हिंदू सांप्रदायिक तत्व लेकर के समाज में बिखराव की बात करते हैं, बिखराव की बात करते हैं, हमारे दिमाग को खराब करते हैं, हमारे नौजवानों के दिमाग को खराब करते हैं। ये तो कहिए कि भारत के अंदर जिसका जिक्र किया रजा मुराद साहब ने भी, कि सेकुलर लोगों की तादाद, और अदीब भाई ने कहा इतनी ज्यादा है और उनके पास इतनी मजबूत तहरीर है कि वो सब किनारे फेंक दिए जाते हैं, वो सर नहीं उठा पाते, चुनाव में भले इधर उधर जीत लें। याद रखिएगा, ऑल्टरनेटिव, विकल्प, अगर ये गलत है तो इसके खिलाफ, इसके एवज में कौन सा विकल्प चाहिए, कौन सा ऑल्टरनेट चाहिए? राजनीति भी 2 और 2 4 है, 3 और 5 नहीं है। अपने नागरिक अधिकार, जनतांत्रिक अधिकार के लिए आपको ऐसे लोगों को संसद की दीवारों के बीच में चुनकर भेजना होगा जिनकी सोच सेकुलर हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस नांदेड़ में कुछ अनुभवों के साथ, मैंने कभी कहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ, अगर इस देश में बाएं बाजू की ताकतें 50, 55, 60 पार्लियामेंट में नहीं पहुंची तो इस मुल्क के अंदर बुनियाद परस्त मजहबी स्टेट बनाने की पहल हो जाएगी। वो दिन चले गए जब कांग्रेस पार्टी लड़ा करती थी, अब वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी फिसलन की शिकार हो गई, फिरकावारियत की फिसलन हो गई इसमें, और जो नए आ गए हैं तो बोल ही रहे हैं कहां से कहां चल रहे हैं। उनसे लड़ना होगा, उनसे नजरियाती तौर पर लड़ना होगा, हथियार से नहीं लड़ना होगा। जमहूरियत में नजरियाती तरीके से लड़ी जाती है, और तलवार की मार नहीं, वोट की मार करके फिरका परस्तों को नाली के अंदर घुसेड़ करके मार देना, ये हमको और आपको सीख लेना होगा। जमहूरियत में यही है, और कौन सी सजा हो सकती है? हम सब लोग इकट्ठा हैं, आपसे कहना चाहते हैं, दिल छोटा मत करना। इस देश में सेकुलर लोग और सही सोच के लोग हिम्मत करके खड़े होते हैं,